पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रहा। अर्थ इस मंगलाचरण का यह है कि मुझे महावीर के प्रति कोई पर्सनल कंसिडरेशन नहीं है, महावीर के प्रति कोई राग मुझे नहीं है, और कपिलादि जो अन्यमति है उनके प्रति मुझे कोई द्वेष भी नहीं है। ना ना, ये विनय मिथ्यात्विका का कथन नहीं है, ये मुनिराज का कथन है, साधु परमेष्ठी का कथन है। वे ये कह रहे हैं कि महावीर के प्रति मुझे राग नहीं और अन्य मतियों के प्रति द्वेष नहीं। ऐसा होने पर भी युक्ति मद वचनम यस्य, जिसका वचन युक्ति से युक्त है, तार्किक रूप से कसौटी पर कसा जा सकता है, तस्य कार्य परिग्रहा, मैं तो उन्हीं का अंगीकार करूंगा। मुझे महावीर और कपिल नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये तो सहजता की बात है कि जो वस्तु स्वरूप का कथन करने वाले हैं वे महावीर आदि सब है। हम सब तत्वगवेषी जीव है। आज हम एक अपूर्व साहस करने का प्रयास करेंगे। वैसे साहस करना तो इस काल के प्रारंभ से ही बोनी ऐसी हुई है। प्रारंभ और ओपनिंग साहस से ही हुआ है। कैसे, थोड़ा बताता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, साहस के अतिरेक में कहीं हम बड़ों की अविनय ना कर बैठे और कहीं विनय के अतिरेक में हम साहस करना ना भूल जाए। इन दोनों की संधि आपको जीवन में करते आना चाहिए। कौन से दो चीज़ों की? बड़ों को यथा योग्य विनय, और साहस का मतलब अन्य क्षेत्र की बात नहीं है, क्योंकि हम सब संगी हैं, हमारा काम मात्र जानना है। साहस का मतलब कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं। जो निर्णय की जब बात आएगी तो हम बराबर कसौटी पर कसकर ही काम लेंगे, इसको कह रहा हूं मैं साहस। और ऐसा सूत्रपात इस काल के प्रारंभ से ही हुआ था, आप सब जानते हैं। बोलो उदाहरण फटाफट। धरसेन स्वामी के जो दो शिष्य थे, पुष्पदंत और भूतबली, इन दोनों ने यह काम किया था। विनय को बरकरार रखते हुए सूत्र के परिवर्तन का अभूतपूर्व साहस इन्होंने किया था। लेकिन इस साहस में बहुत विनय समाया था। इसलिए पहली बार जब सूत्र में परिवर्तन करने के उपरांत जब मुनिश्री धरसेन स्वामी के पास जाकर बैठे, जो प्रणेता थे और इस काल का दरवाजा खोल रहे थे, तत्वज्ञान को उद्घाटित कर रहे थे, उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर मथे नवंदामी करके प्रायश्चित मांगा सीधा। किस बात का? विद्या सिद्ध हो गई। ये कोई यूरेका यूरेका करके मेडल झूमते नहीं आए थे। ये बहुत एकदम म्लान होकर आए थे कि हमें आपके शब्द का उल्लंघन करना पड़ा, दिए गए सूत्र में फेरफार करना पड़ा। लेकिन यस, यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द सेम रीजन, और आपको अपॉइंट करके मैंने बोलो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। ये जैन शासन आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा जैसे ग्रंथों से भरा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यह ऐसा दर्शन है जहाँ पर आपको खुली छूट नहीं, यह आपका राइट है। राइट समझ में? नॉट राइट, बोलो इट्स योर ड्यूटी। यहाँ पर भगवानों को भी परीक्षा पर उतरना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? परीक्षा करना बड़ों की ये दुर्गुण नहीं है इस शासन में। और तो और
कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, शास्त्र समुद्र अथाह है, शास्त्र समुद्र उसका कोई पार नहीं। 4 अनुयोग, 12 करोड़ों 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 पद, 1 कोटि पूर्व की भी आयु लेकर कोई आए कर्मभूमि का जीव और निरंतर रीडिंग 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 करे, भोजन का 10 मिनट छोड़कर रोज का, सोने का 5-6 घंटे छोड़कर, तब भी पार नहीं कर सकता जिनवानी का। अरे मैं तो हल्की बात कर रहा हूं, अच्छी बात बोलूं, 33 सागर तक बिना खान पान के निरंतर अहरनिश, जहां पर ना सोना है ना भोजन करना है, ना व्याधि है ना कुछ है, 33 सागर तक रिपीटेशन नाम का कोई दोष वहां पर नहीं आता। और फिर भी इवन देन वो अनंतवा भाग है जिन शासन का। ये जिन शासन, ये जिन समुद्र अथाह है, उसमें कौन नहीं चूक सकता। आप समझ रहे हैं सब? कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, कोई भी चूक तो सकता ही है। आप पकड़ रहे बात को? एंड देयरफॉर दोषा वाचा गुरुरपि, हमारे गुरु भी हो, गुरु जी, और उनसे कोई स्खलन ख्याल में आए तो हमको जरूर उसको उजागर करना चाहिए। धर्म का विध्वंस ना हो, विप्लव ना फैले, इसलिए जो नहीं बोले उन पर एफआईआर दर्ज होगा। आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोला? दोषा वाचा गुरुरपि, गुरु भी हमारे कोई दोष करते हैं तो बोलना सीखना चाहिए। ध्यान रखना, इस साहस के साथ विनय तो बैठा ही है, उसका सगा भाई है, जुड़वा भाई है। समझ में आ रहा है? विद्या क्या है वो? विद्या विद्या ददाति विनय। अगेन, विद्या विनय को लाती है, देती है। खूब विद्या करने से विनय आता है। लेकिन मैं और एक बात कहता हूं, हमेशा आपको ज्ञान में होगा, विद्या के बिना विनय आता नहीं है, लेकिन विनय के बिना भी विद्या आती नहीं है। आपको प्रारंभिक उतनी विनय तो चाहिए ही। आप समझ रहे हैं? टोडरमल जी ने पहला अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आपने 9th के आगे सबने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? वहां पर एक प्रकरण छेड़ा, 9वीं वालों ने पढ़ा है पहला अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। शायद अभी आपका कोई कंपटीशन भी है, हुआ ऐसा कुछ है ना? है कुछ तो बोलो, हाँ अच्छे से बोलो। उसमें पहला अध्याय रखा है, तो होपफुली यू मे हैव वॉच्ड इट। क्या मालूम, जो ऐसा भी हो। उसमें एक प्रकरण आया जिसमें टोडरमल जी को किसी ने प्रश्न किया कि ये जो जितना ग्रंथ हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रूफ? ऊपर के फ्लो से जुड़ा है, व्हाट इज द प्रूफ? उन्होंने बहुत सारी बातें कही टोडरमल जी ने। माल अच्छा है, अच्छा ट्रांसपोर्ट से आता है, अच्छा डीलर से आता है, और बीच में सॉरी अभी नहीं, वो तो कहते वो तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन बीच में कहीं अनपैकिंग का भी अवसर हो सकता है, रीफिलिंग का भी अवसर हो सकता है, और ये काल रीफिलिंग का ही है। रीफिलिंग क्या कहेंगे उसको? प्रॉपर वर्ड नहीं। आप दूध वगैरह पैकेट्स मुंबई वगैरह में आज उसको दूध निकालते हैं और दूसरा सिंथेटिक डाल देते, भर देते सेम पैकेट में। रीफिलिंग क्या कहते हैं उसको? हाँ, चलो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ते। टोडरमल जी ने कहा, हाँ यू शुड बीवेयर ऑफ पायरेसीज ऑल्सो। पंचम काल में हम मना नहीं करते हैं कि कोई कसाई जीव नहीं हो सकता और वो मिलावट नहीं कर सकता। मिलावट हो सकती है। एक उदाहरण दिया उन्होंने, कोई बताएगा? तुम लोगों को आगे बैठना चाहिए, स्वर्णिम वगैरह तुम लोगों को, और तुम बैठे एक तरफ, तुम चौकी वहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तुम यहाँ बैठ सकता है क्या? ऐसा कोई इसमें भी कुछ है? टीम वर्क है क्या इसमें कुछ? वक्ता के कभी भी सामने चाहिए आप, जितने नजदीक हो सके। खैर, कोई उदाहरण कोट कर सकता है? क्या उदाहरण वहां पर आया? ओमकार, ठीक है। और एक उदाहरण रत्न का नहीं, साहूकार का लेटर लेकर कोई उनका मैनेजर मुनीम पहुंचा कंपनी में,
साहूकार नामा देते समय, साहूकार नामा वो जो लेखा जोखा है, उसमें ये भी अवसर हो ही सकता है कि ऊपर नीचे उनकी सिग्नेचर है, सब सील स्टैंप्स लगे हैं और बीच में एक लाइन भर लिख देवे, और प्रिंटेड हो तब तो फिर कहना ही क्या, प्रिंटेड हो तब तो फिर कोई डिस्टिंग्विश भी तो नहीं कर सकता। आप पकड़ रहे हैं? टोडरमल जी कहते हैं ऐसा हो तो सकता है, लेकिन पारखी लोगों को ठगना नामुमकिन है। ऐसे हमेशा मैं एक बात कहता हूं, 4 लाइन अब्राहम लिंकन की बोलो कोई इस प्रसंग में। हाँ हाँ, अच्छे से एक जन बोलो सिद्धार्थ। A man can fool some people sometime. A man can fool all people sometime. A man can fool some people all time. But not all the people all the times. And even then, if he tries to befool all the people all the time, but he himself is also included in all only, na? He can't cheat himself. और फिर वो तो है ही omniscience, सब हमारे माथे पर बैठे। टोडरमल जी ने एक बात कही, हाँ ऐसा हो तो सकता है, कोई अपनी मिलावट तो कर सकता है। साहूकार ने बना कर दे दिया चिट, बोले आधा किलो ये चीज लेके आना है सामने से, माय सिग्नेचर। तो आधा किलो कैसे लिखते हैं आप जानते हैं पुराने सिस्टम में, अब अभी आपको पता चलेगा। तो एकदम सेठानी ने ये बोल दिया अंदर से, साहब पाव किलो से तो, आधा किलो से तो काम नहीं होगा, अब 1.25 किलो कर दो। तो एक डंडी खींच कर रख दी बस साहूकार ने आगे। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? अभी कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आप जानते हैं एक डंडी खींचकर फिर 2 डॉट लिखना, वो पाव को इंडिकेट करता है। 2 डंडी खींचकर 2 पॉइंट्स, तो फिर आधा को इंडिकेट करता है। आप नहीं जानते? ये नहीं जानते? ये पुराना ऐसा सिस्टम चलता था। तो अंदर से आवाज आई कि पाव किलो और बढ़ाना है, 52 किलो करना है माल। तो साहूकार ने क्या किया, उस मुनीम के सामने उस जो आदमी लेके जा रहा था उसको, वो 2 डंडी थी, 3 डंडी करके डॉट डॉट कर दिया। आप समझ रहे हैं? वो जो डॉट पड़ा था उसी पर एक लाइन करके डॉट का आगे बढ़ा दिया, पाव किलो और बढ़ गया। रास्ते में जाते जाते इसको विकल्प आया। ध्यान रखना, जिसको अकल नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में अकल तो चाहिए। आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ, ऐसा जिनागम में कहा है। आप तो परीक्षा में कहा है, पच छोर पार की निहारो ने कनी के करी, आन वैन जिन वैन इतनो ही पैर है। पारखियों की खूब महिमा है यहाँ पर। उसने जाते जाते रास्ते में उसको एक विकल्प आया कि कुछ गुंजाइश। तो उसने सोचा, इन्होंने तो मंगाए है 1.25 किलो, क्यों ना बोलो 1 डंडी और बढ़ाई जाए। समझता नहीं था। पाव से आधा करने को तो 1 डंडी बढ़ाई, 1 से 2 डंडी हो सकती है। आधा से पौना के लिए 2 से 3 डंडी हो सकती है, लेकिन किलो के गणित के लिए 4 डंडी नहीं हुआ करती। फंस गया। समझ में आता है? 1 किलो के लिए तो 1 ही लिखा जाता है। ऐसे तो फिर लाइन इतना कौन गिनता बैठेगा? वो तो 2.5 किलो लिखना है, तो 2 लिखकर फिर 2 डंडी खींच ली जाती है। आप समझ रहे हैं? पकड़ा गया। जिनवानी में हम अध्ययन करते समय, तो 2 पीरियड है आज के कल के, तो मैंने विकल्प आया मुझे इस प्रकरण को लिया जा सकता है और हो भी सकता है ये प्रॉपरली। आगे पीछे तो आप अध्ययन करेंगे ही। जिनागम में हर एक लिखी हुई बात को, यहाँ पर जो आदमी बैठता है, क्या कहा मैंने, जो वहाँ पर ढोक देकर सुबह पूजन प्रक्षाल करके यहाँ पर ढोक देकर, फिर यहाँ पर ढोक देकर, फिर यहाँ पर ढोक देकर जो जिनवानी करता है, वो जितना भी सब कुछ बोलता है वो सब भगवान की वाणी है। ऐसा भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सब समझ रहे हैं ना? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कोई राग द्वेषवश कुछ बात करता होगा, अज्ञानतावश तो करता ही होगा। झूठ 2 कारणों से बोला जाता है। झूठ 2 कारणों से बोला जाता है। एक राग द्वेषवश जो ज्यादा मायने रखता है, और ये तो अपराध माना जाता है लोक में भी, लेकिन अज्ञानतावश भी झूठ बोला जा सकता है, जिसको लोक में अभी ऐसी कोई बात नहीं है उसकी बड़ी। समझ में आ रहा है? उसको
इजी गोइंग हो जाता है उसका। अरे जाते जाते आदमी ठोकर खाकर गिर गया गाड़ी के नीचे, ऐसे थोड़ी उसको कोई फांसी वासी होगी। हमेशा कर्ता कर्माधिकार जब पढ़ाया होगा मैंने, तब एक उदाहरण दिया होगा। 2 चौराहे पर एक समय में 2 एक्सीडेंट हुए। एक के नीचे आदमी बस खरोच लग गई, गिर गया, और एक के नीचे आकर मर गया, और खरोच वाले को जेल में जाना पड़ा। हो सकता है बड़ी से बड़ी सजा होगी, हो सकता है फांसी भी होगी, हो सकता है सड़ेगा मरेगा, हो सकता है ऐसा प्रश्न है, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिसके नीचे मर गया आदमी आकर, उसको जेल भी न जाना पड़े। ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल, बाहर के बाहर। ओके सर, तारीख को जरूर आना, अपनी सुनवाई जरूर देना, नहीं तो फिर वारंट निकलेगा। सुनवाई सुनाते रहना, अपना जस्टिफिकेशन देते रहना। आप समझ रहे हैं? ऐसा हो सकता है। सोर्स फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लीगली ऐसा हो सकता है। बोलो, कोई बोल के दिखाओ। वो हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? शराबी है, 17 ईयर्स ओल्ड एक लड़का है, 17 साल का लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। उसको ठोकर लगाने की आवश्यकता नहीं किसी को। अंदर जाएगा तो ऐसा नहीं वो छूटेगा, रिहाई होगी उसकी, ऐसा नहीं होता। रिहाई तो फिर इलीगली होगी उसकी। और जो बराबर लाइसेंस होल्डर है, होश हवास में चला रहा है, उसको थोड़ी ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। अभिप्राय का बड़ा फल होता है। आप समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य मेरा यह है, हम जो भी कथन पढ़ते हैं, हम आंख मीच कर नहीं चल सकते। ये सर्वज्ञ की वाणी है, किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक, ऐसी आज्ञा भगवान की ही है। मेरे वचन कहकर कोई फंसाने का, चीट करने का प्रयास करेगा, ट्रैप करने का प्रयास करेगा, आपको सोटी पर कसना। उसको प्रकरण जो लेना है, कोई अपनी मनगढ़ंत बात बीच में डाल सकता है, उसे कहते हैं क्षेपक प्रकरण। क्या कहते हैं? क्षेपक। क्या कहते हैं? क्षेपक। क्षिप धातु से बना है। क्षिप द्रव्य क्षेपण करते हैं, क्षेपणास्त्र। समझ में आता है क्या कह रहे हो? क्षेपणास्त्र समझ रहे हैं? जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं क्षेपणास्त्र कहलाते हैं, जो फेंक कर मारे जा सकते। ओके, भाला भी ले सकते हैं। निक्षेप रखना। आप पकड़ रहे मेरी बात को? एडिशनल कुछ हो तो उसको कहते क्षेपक। तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथ में हम जानते हैं लगभग 8-9 हजार गाथाएं हैं, और उन गाथाओं में लगभग 1000 गाथाएं क्षेपक है। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। क्षेपक मतलब उसका कोई माँ और बाप नहीं है, लावारिस है ये वचन। लावारिस मतलब यति ऋषभ सेन के ये वचन नहीं है, ये किसी ने बीच में तरकीब से इसको मिलाता गया है। पकड़ में आया? हम कैसे नक्की करें ये मिलाए वाला है कि ओरिजिनल है? उसकी थोड़ी सी अपन बात करनी है। क्षेपक प्रकरण। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे तिलोय पंडिती में ही जैसे 700 करोड़ मुनियों के नरक गमन का उल्लेख है इस पंचम काल के। ओके, आचार्य संबंधभद्र के 23वें तीर्थंकर होने का उल्लेख है। यह सब क्षेपक प्रकरण है। क्या है? और क्षेपक प्रकरण आचार्य भगवंतों के नहीं हुआ करते, मुनियों के नहीं हुआ करते, किसी कशावश कोई भी डाल सकता है उसमें। पैसे में किसी को मैनेज करके प्रतिलिपिकार को, टाइपिस्ट को पैसा देकर इतना लाइन बढ़ाना है, वो इतना काम कर देता है। फिर अगेन वही इतिहास बनता है और परंपरा के रूप में वही चलता रहता है, कुंद कुंद के नाम पर मरता रहता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हमारे सामने चेंज हुआ, उसके चश्मदीद गवाह तो तुम हम 50,000 लोग हैं, लेकिन इतिहास को कौन बताएगा ये सब? और इतिहास लाखों को अपने घेरे में लेता ही चलता है। समझ में? और इतिहास फिर वो जो लिखी है, इतिहास उसको नजीर मानने लगता है कि ऐसा था। आप सब समझ रहे हैं बात को? जैसे पंचामृताभिषेक यहां पर अभी चल रहा है, तो फिर यहां पर पंचामृताभिषेक संपन्न हुआ आनंद से। इसमें फला व्यक्ति, विद्वान मुनि आए थे, ये न्यूज आया। अभी ऐसे 10 न्यूज पड़ गए। कब से चालू हुआ ये महामस्तक अभिषेक की कोई जानता है? अरे कब से चालू हुआ ये ट्रेंड? कब से चालू हुआ? 5, 7, 8 हुए होंगे अभी तक। कोई कह सकता है कोई प्रॉपरली?
नहीं कह सकता, छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं हमारे सामने नहीं था और हमारे सामने चालू हुआ, लेकिन आगामी 200-300 साल बाद जो लोग उसको पत्रिका उठा कर पढ़ेंगे, उनके सामने तो उन्होंने तो करते देखा है और करते देख रहे हैं, उनके लिए वो इतिहास बन जाता है। उनके लिए बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं होती परीक्षण की, लेकिन उसमें भी कोई जीव ये विचार करता है 300 साल की रुच तो नहीं रही है, रास नहीं आ रही है, ये बात देखे तो थोड़ा पन्ने तो टटोले 300 वर्ष पहले का कुछ आधार मिलता है क्या, ऐसे 300 साल बात कहा जाएगा। अब पकड़ रहे हैं मेरी बात को? तो पर क्यों होता है, वो ऐसा स्टडी करता रहता है। आज हम थोड़ी सी क्षेपक का एक उदाहरण लेंगे। पंचास्तिका संग्रह हमारे पास है, इसकी 111वीं गाथा खुलेगी। रिमोट कंट्रोल कहाँ है? 111वीं गाथा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबके सामने ग्रंथ ना हो तो भी चलेगा, तो आप इसी में से रिफर करो, और हो तो आपकी बात है, वो तो मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे पास तो मैं लेकर बैठा हुआ इसे। 111वीं गाथा आ रही है। ध्यान रखना, ये खुलने तक कोई विशेष बात। क्षेपक प्रकरण कोई अप्रयोजन भूत तत्व में है तो हमारा अहित तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रयोजन भूत में यदि कोई क्षेपक डाल दे और हम उसको बराबर मानते बैठे ये भी जिन वचन है, ये भी जिन वचन है, तब तो बहुत बड़ी क्षति होगी हमारे। और तात्विक मामले में क्षेपक कहीं हुआ है क्या, कोई अवसर है क्या, हम इसको थोड़ा टैली करेंगे। आपको एक नई दृष्टि मिलेगी ग्रंथ पढ़ते समय। फिर आप हर एक वचन को, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, फिर एक बार झटका लगा किसी को तो फिर हर एक वचन को वैसी परीक्षा करके वो आगे बढ़ने की उसको आदत लग जाएगी। समझ में आता है? बाप भी जिसको धोखा दे सकता है, ऐसे लड़के को किसी और के प्रति विश्वास होना तो बहुत मुश्किल है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? मैंने आपको पहले कभी बताया होगा, लड़का बोला पापा मुझे पॉलिटिक्स सीखना है ना? बोला था मैंने, याद आ रहा है, पॉलिटिक्स सीखना है। बोले चुप रहे तू, नहीं मुझे सिखा दो, मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करना है। बहुत आग्रह करने के बाद फिर पापा ने कहा एक काम करो, तुम जाओ ऊपर की मंजिल पर, तुम वहां से कूदो, मैं यहां से झेल लूंगा तुमको। पापा हाथ पैर मैं हूं, पापा हाथ पैर मैं हूं, जंप जंप दाड़ा, ये पीछे हट गया, गिर गया। बोले दिस इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स समझ में आता है? बाप भी तुमको ठग सकता है और दुनिया। हाँ अब समझ में आ गया। एक एक को परख कर देखेंगे हम। 111वीं गाथा आप सबके सामने है। हमारा एम है टू प्रूव, थ्योरम ये है टू प्रूव। ये 100 आपके सामने है गाथा, ये 111वीं गाथा, ये क्षेपक है, ये हम प्रूव करेंगे। आप समझ रहे हैं? और फिर बाय द एंड आप सब एक स्वर में ये कहेंगे, मुझे नहीं पता आज प्रकरण पूरा होता है कि कल होगा, शायद कल हो पाएगा। इसमें अपन कई लॉजिक्स, कई तर्क देंगे, जिसमें बताने का प्रयास करेंगे ये कुन स्वामी की उपज बोलो नहीं है, ये किसी ने तरकीब से मिलाया है। अब देखिए 111वीं गाथा है, हम एक बार इसका पाठ करते हैं। इसका एक साथ अब पढ़िए। बाय चांस ये प्रकरण हमारा 10वीं में अभी चल ही रहा है, तत्व और सूत्र दूसरा अध्याय चल ही रहा है, तो बराबर आपको प्रकरण अनुसार वो बात मिलेगी। और वैसे 2-3 दिन पहले बात आई थी कि आप कह रहे थे वो प्रकरण लेंगे, आप प्रकरण कब लेंगे? मुझे लग रहा है शायद सर्वज्ञ ने ये बात रखी थी। तो अभी सहज ही मुझे विकल्प हुआ कि 2 पीरियड मुझे मिल रहे हैं आजकल में, तो ये काम हो सकता है। आपका प्रकरण भी चल रहा है 10वीं वालों का। 111वीं गाथा आपके सामने है, एक बार पढ़ लेवे, आपको अटपटा लगे बिना नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ये प्रश्न रहेगा, आपको अटपटा इससे पहले क्यों नहीं लगा? अटपटा तो हमको ये लग रहा है कि आपको इससे पहले क्यों नहीं लगा, जब तक हमने आपको ध्यान आकर्षित नहीं किया। आप किस फ्लो में, किस धुन में पढ़ते थे? पढ़िए इस प्रसंग को, पढ़। तिथावर तणु जोगा अणिलाणल काया,
देखिए, ती थावर तण जोगा, तीन, आपको बहुत आखिरी बात, 3 स्थावर कायिक होते हैं, 3 स्थावर होते हैं। कौन कौन स्थावर होते देखते हैं। आज तक क्या सुनते पढ़ते आए? कितने स्थावर है? 5। आप सब 8वीं वाले जानते बराबर। 5 स्थावर नाम गिना के दिखाओगे उदित? अग्निकाय, वायुकाय, जलकाय, पृथ्वीकाय, भूमिकाय। ठीक है, आपने पहले 2 नाम बोले, अग्नि और वायुकायिक, उसी को लेकर आज पूरी चर्चा वैसे चलेगी। यहाँ पर पहले तीन तरह स्थावर कह रहे हैं। कितने? 3। आगे ये कह रहे हैं अनिल अनल का, अनिल अनल काया। अनिल अनल कौन है ये? अनल मतलब अग्नि है, आप सब जानते हैं। अनिल मतलब वायु होता है, सलील मतलब पानी होता है। अभी उसकी तो कोई बात नहीं है। अनिल अनल ऐसे 2 शब्द पड़े, वायु और तेज। काय, ये तेसु तसा, ये दोनों वे त्रस है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? यहां की बात कह रहा हूं। अभी तो आपको कुछ बात नहीं, यही की बात कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं आपको, आखिरी की कहकर ही बात चला रहा हूं मैं। मन परिणाम विरहिता, ये जो जीव है जिनकी चर्चा हमने करी, ये मन रहित है, अर्थात ये सब असंगी होते हैं। बस मन परिणाम विरहिता जीवा इंद्रिया नेया, उनको एक इंद्रिय जानना चाहिए। ऐसे जीवों को जो मन रहित है उनको एक इंद्रिय जानना चाहिए। कितने जन अर्थ समझ रहे हैं? ये मेरा अपना कोई अर्थ नहीं है। ओके, अपन चाहो तो एक बार इसका अन्वय अर्थ पढ़ लेते हैं तो और भी बात सरल हो जाएगी। अभी ये भी ध्यान रखने की बात है मैं भी मेरी तरफ से कुछ भी इसमें मिलावट कर सकता हूं। विश्वास किसी पर भी विश्व में नहीं किया जा सकता। ठीक है, वचन की प्रामाणिकता से एक बात आई सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में, ना अन्यथा वादिनो जना। किसी ने प्रकरण पढ़ा है 7वां अध्याय सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सिलेबस में होगा ना, कहीं ना कहीं। हाँ, कब है ये? है कि हो गया? क्योंकि मुझे 1-2 महीने पहले कोई 8वीं वाले कह रहे थे आप पढ़ाओगे क्या, हमें सिलेबस में है। फिर वो गायब भी हो गए बच्चे उन्हें कहा तो कोई डाउट्स होंगे तो आप जरूर आना मेरे पास, तो अपन बैठेंगे। ठीक है, मुझे तो क्या कहना है कि आपका कब है वैसे वो सिद्धार्थ? हाँ, 15 अक्टूबर। अच्छा, अभी तो चालू भी नहीं करी होगी ना आप लोगों ने? तो पढ़ाई चालू करी है कि 1 अक्टूबर से चालू करेंगे क्या? ठीक, कोई बात नहीं। तो 7वें अध्याय में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में एक बात आई, जिनेंद्र भगवान अन्यथा कैसे बोल सकते? ऐसा शंकाकार बोल रहे हैं। क्या? ना अन्यथावादी नो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हुआ करते। तो डनमल जी कहते हैं ये बात सत्य है, लेकिन वचन ही की प्रामाणिकता से, व्यक्ति पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है, ऐसा ही सर्वथा कथन नहीं है। आखिर कुछ वचनों से ही तो पुरुष की प्रामाणिकता होगी। कितने जन समझ रहे? आप समझ रहे? ये भी स्यादवाद है। पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता, कि वचन की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता क्या है? अरे कुछ तो बोलो। प्रयोजनभूत वचनों से पुरुष की प्रामाणिकता होगी। दिस मैन इज ऑथेंटिक, कैन बी रिलाइड अपॉन। ऐसा होता है ना? हाउ? कुछ हमने ट्रांजैक्शन करके देखे उसके साथ। आप समझ रहे? हमने कुछ एक व्यवहार से पुरुष की प्रामाणिकता की, और पुरुष की प्रामाणिकता होने पर बचे हुओं को भी अप्रयोजनभूत वचन थे उसको भी हमने यस कर दिया। ठीक है, वैसे कहाँ तक आए थे? हम खड़े थे। अब ये प्रकरण हम देख रहे, हम अनवर्थ। मैं ये कह रहा था चुपके से कोई भी बात अपनी रख सकता है बीच में, इसके लिए तो आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। पक्षबाजियों की किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कुछ भी वैल्यू नहीं हुआ करती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपने गौर किया होगा, जब भी सुना होगा, हम में से प्राय जीव
भीड़ का अनुगम करने वाले होते हैं। ऐसी धमक इक्के दुक्के में होती है। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। कई जीव, बहुत सारे जीव होते, ऐसे लिखा है, बहुत सीमित जीव होते हैं जो लीक से हटते हैं, और उसमें से भी बहुत सीमित होते हैं जो चलने में सफल हो पाते हैं। अब पढ़ लेना इंट्रोडक्शन, वो जो प्रस्तावना डॉक्टर साहब ने लिखी है। लीक से हटकर भी चूकना नहीं चाहिए। और जहां पर मेरे अकेले का मार्ग है, मेरे अकेले की मेरी अपनी सोच है, ब्लाइंड फॉलो आपका यहां पर कोई बात नहीं है। देखो अन्वयार्थ, उनमें पढ़ना, अन्वयार्थ पढ़ो। उनमें 3 जीव स्थावर शरीर के संयोग वाले हैं तथा 3 जीव स्थावर शरीर के संयोग, ब्रैकेट की भी बात पढ़ लो। उनमें 3 पृथ्वी कायक, अपकायक और वनस्पति कायक जीव स्थावर नियोगा स्थावर शरीर के संयोग, ये नहीं, ये मत पढ़ो, ये ब्रैकेट की मत पढ़ो, हिंदी पढ़ो तुम। तथा वायु कायक और अग्नि कायक जीव त्रस हैं, वे सब मन परिणाम रहित एक इंद्रिय जीव जानना। ठीक है, हो गया। अर्थ यही है जो मैंने कहा था। ओके, अटपटा तो आपको लग ही रहा होगा। अपना एम ही है, ये गाथा कुन स्वामी की नहीं है, किसी ने बढ़ाई है। अब इसके कुछ लॉजिक्स पर हम विचार करेंगे। कई सारे लॉजिक दिए जाएंगे, 10-15 लॉजिक यहाँ से दिए जाएंगे। अभी आज जितने होते विचार करेंगे। अमृतचंद्र स्वामी की स्टाइल है, और इस ग्रंथ में सर्वत्र ऐसा उनका एक कहना चाहिए, उन्होंने इसका फॉलो किया है कि गाथा है तो उसकी तो टीका तो होती ही है। आप समझ रहे हैं, सभी फॉलो कर रहे हैं बात को। जैसे इस ग्रंथ में कितने 175 गाथा है, कितनी है, कितनी होगी? हाँ 173 होगी। कितनी है? 173, 173 गाथाएं हैं। आपको 172 गाथाओं की टीका जरूर मिलेगी, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है, इस गाथा की कोई टीका नहीं है। इससे बात फलित हुई एक, यदि अमृतचंद्र स्वामी के सामने ये गाथा होती तो उसको नोट किए बिना कैसे रहते? और तो और ये तो कितना गंभीर मामला है, इस पे तो आपको नोट करना ही चाहिए जी। बाकी की बातें तो हम बेवकूफ लोग भी कमरे में समझ सकेंगे, लेकिन ये बात तो आप विद्वानों को पहल करके हमारे सामने रखना जरूरी था। आप क्यों भाग रहे भला इससे? कितने जन फॉलो कर रहे मेरे? मुझे कहना ये है, वे नोट नहीं करते, और तो और इस बिंदु पर छाप देते 4-5 पेज की टीका, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा आचार्य ने अपना अपना अंदाज बहुत जगह दिखाया है। जहां पर उनको बहुत कुछ कहना है, 2-3 गाथों की टीका लिख दी बस, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, वहाँ ऐसा, आदि आदि आदि। पॉइंट टू बी नोटेड, इस गाथा की कोई टीका नहीं है, और इस पर जरूरी था लिखना और गाथाओं पर जरूरी नहीं है लिखना कुछ भी। सेकंड, इस गाथा की सेकंड लॉजिक, इस गाथा की एक लॉजिक में मैं दो बातें कही मैंने, वैसे थर्ड लॉजिक अपन कहो या सेकंड लॉजिक कहो। पहले लॉजिक में मैंने 2 बातें क्या कहना चाहिए, वैसे उसमें अंतर्गर्भित रूप से, एक तो टीका नहीं है, और मैं अंतर्गर्भित ये कह रहा हूं इस पर तो लिखना ही चाहिए था आपको, क्योंकि ये तो मामला कुछ अलग ही है, अटपटा। आप श्री ही इस पर फोकस कर सकते हैं, हम शरीकों की तो कोई औकात नहीं है। आप समझ रहे हैं? सेकंड बात, इस पर इस गाथा को कोई उत्थानिका भी नहीं है। आप पाएंगे 172 गाथाओं की अपनी अपनी स्वतंत्र स्वाधीन उत्थानिकाएं हैं। आप समझ रहे? अभी इसको भी थोड़ा समय को रूल बता दूंगा आपको नई बातें तो पता चल सकती है। अब जिनके पास नोट हो वे नोट कर ही सकते हैं, जिनको सूतक पातक नहीं हो वे आपतित सूतक पातक को क्यों भोग रहे हैं? वे आपको कोई महाराज कुछ बात हुई है क्या? लिखो, धमाधम लिखना चाहिए आपको। कोई मरा है क्या? मतलब आपकी भावनाएं तो मर ही गई है, आपको तो नोट करना चाहिए जो एक एक चीज बताई जा रही है। मैं ये कह रहा था, उत्थानिका लिखने की 2 स्टाइल्स होती है। एक तो उत्थानिका इज हेडिंग, आप सब जानते हैं,
उत्थानिका इज, अब तो जानते ही इतनी बात। उत्थान मतलब इज टू राइज, पतन इज टू फॉल। उत्थानिका मीन्स गुजराती में गुरुदेव कहते थे मथालू। क्या कहते थे? मथालू। हेडिंग कहते उसको। तो एक तो माथे पर लिखा रहता है कि अब हम ये प्रूव करेंगे इस गाथा में। अब हर एक गाथा पढ़ लेना समय सार की, प्रवचन सार की। आपको हर गाथा के पहले 2-3 वर्ड्स में अब हम ये देखेंगे, ठीक है। अब यदि कोई ऐसा पूछे कि वह आत्मा कौन है जिसको मुझे जानना चाहिए, बोलो। ये 6वीं गाथा की उत्थानिका है। ये तो विद्वानों को यहाँ तक पता रहता है, ये जो बोलो कौन सी गाथा की उत्थानिका बोली, ठीक है, ठीक है। अथ पुण्यानाम पाप बीज उद्भावयति, ये प्रवचन सार की 76वीं गाथा की उत्थानिका। क्या हम पुण्य में भी पाप का बीज सिद्ध करेंगे, घोषित करते हैं। ये प्रसिद्ध होते, ये हेडिंग्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। दूसरी स्टाइल ये भी है उत्थानिका कि आप इस बात को समझो। समय सार और प्रवचन सार में तो हेडिंग लिखने की अपनी स्टाइल अलग है, गाथा के पहले लिख देते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा नियम सार, आपने गौर किया होगा ये ग्रंथ, इसकी उत्थानिका वैसी नहीं है जैसे अन्य समय सार प्रवचन सार की है। इसकी उत्थानिका टीका की ही पहली लाइन हुआ करती है। कितने जन फॉलो करते हैं? लेट्स सी क्या होता है। जैसे अब आइए देखिए, 109 नंबर की गाथा है, मिल गई। 109 नंबर की गाथा देखिए, 109। अभी इसकी टीका देखिए, आ गई 109 की गाथा, यहां पर आई 109 की गाथा। पेज क्या है? 168। ओके, 109 गाथा बराबर। अभी देखिए 109 गाथा, इसमें अन्वयर्थ लिखने के बाद टीका लिखा है। टीका के बाद लिखा है यह जीव के स्वरूप का कथन है। यह उत्थानिका वाक्य। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इसको? मतलब समय सार और प्रवचन सार की टोन अलग है और पंचास्तिकाएं नियम सार की टोन अलग है। उत्थानिका लिखने की उनकी अपनी स्टाइल होती है। कभी गाथा के पहले लिखते हैं और गाथा के जस्ट बाद लिखते हैं कभी कभी, और फिर टीका जो उनको कहनी है वो बाद में, कमेंट्री बाद में चालू होगी, एक लाइन इतनी सी कहकर। अब 110वीं गाथा देखें, 110वीं पेज पर आए, 169 पेज पर आए। इसकी उत्थानिका पढ़ के दिखाना। समय उत्थानिका पढ़ के दिखाओ। यह संसारी जीवों के भेदों में से पृथ्वी आदि राइट। आप कोई भी गाथा उठाए, कोई भी टीका उठाए, आपको उस टीका में उत्थानिका मिले बिना नहीं रहेगी। आप पाएंगे इसमें ना टीका है ना उत्थानिका है। लॉजिक सेकंड अपना। पहला लॉजिक क्या दिया? इसकी कोई स्वतंत्र टीका नहीं। दूसरा लॉजिक क्या है? इसका अपनी स्वतंत्र कोई उत्थानिका नहीं है। तीसरी बात को आगे बढ़ाते हैं। 111वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। आप 111वीं और 112वीं, ऊपर नीचे है क्या गाथा? इसमें 12वीं पर केंद्रित करना है ध्यान। अभी 12वीं पर केंद्रित करो। अभी आप देखें 111वीं और 112वीं गाथा में आपको कुछ नजर आ रहा है। वो क्या नजर आ रहा है? हाँ, कुछ नजर आ रहा है। आप ये पा रहे हैं कि दूसरी लाइन तो वही की वही बैठी है। ओके, और जो मूल तिकड़म की बात थी, उलझन की बात थी, वो तो पहली लाइन में बैठी थी। अब है ही वो तो मूल। हमारी समस्या क्या है? ये ऊपर की लाइन में 111वीं गाथा की ऊपर की लाइन में क्या बोला है? ये 3 स्थावर है और ये 2 त्रस है। 112वीं गाथा देखे तो ये पता चलता है कि दोनों की नीचे की लाइन एक सरी की है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा आपको पंचास्तिका संग्रह की 173 गाथाओं में एक जगह भी ऐसा नहीं मिलेगा कि द एंटायर लाइन हैज गॉट रिपीटेड, बल्कि बहुत अच्छे से कहो उसको दोष माना जाता है साहित्य में। व्हेन यू रिपीट समथिंग, बट इन केस ऑफ
भक्ति, बच्चे स्टैंड अप, कम हियर। इन केस ऑफ भक्ति, क्या कहा? भक्ति के मामले में कोई रिपीटेशन करते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान में स्पष्ट नोट डाल दिया संतलाल कवि जी ने, नहीं पुनरुक्ति भनंत। टीका में जयसेन स्वामी लिखते हैं पुनरुक्ति दोषाभावात। आध्यात्मिक प्रकरणों में और भक्ति के प्रकरणों में रिपीटेशन ये गुण माना जाता है। गुरुदेव इतने फेमस क्यों हुए आप जानते हैं? गुरुदेव इतने फेमस, हिट कहने वाला था, आप अन्यथा न लेवे उस बात को। इतने प्रसिद्धि क्यों मिली गुरुदेव को, आप कह सकते हैं? रिपीटेशन। और ध्यान रखना, अध्यात्म में रिपीटेशन को गुण माना जाता है। आप उस बात को थरोली बार बार रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, वो गुण माना जाता है। अध्यात्म में तो ये गुण है। अरे पूरे समय सार में क्या है, वही 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 बात तो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन तत्व सूत्र में यदि एक भी सूत्र फिर से रिपीट हो जाए ना, तो शंका के कटघरे में खड़ा होता है ग्रंथ। ऐसा ही रूल है। तिलोय पढ़ने एंटायर पढ़ेंगे, आपको दो जगह ऐसे थोड़ी पढ़ने मिलेगा कि सुमेरु पर्वत की ऊंचाई इतनी है, फिर आगे जाकर फिर सुमेरु पर्वत के बारे में फिर बताते हैं। इसमें फिर क्या है? फिर आत्मा की तो बात हो सकती है। आगम में रिपीटेशन नहीं होता, जो कथन कर चुके हैं वो कथन फिर से नहीं हुआ करता। तो ये लाइन जो उन्होंने रिपीट करी, जो ये सब एक इंद्रिय जीव है, देख लीजिए पहले पानी बरस रहा है, ऐसा कुछ दूसरी कोई बात नहीं है। जब भागने की नौबत होगी तो आपको बताया जाएगा। रिपीटेशन कौन से लाइन की हो रही है? एक मिनट, बोलो क्या कहना चाहते हैं? दूसरी ने क्या कहना चाहते हैं? अच्छे से बोलो। स्टैंड अप। क्या कहना चाहते हैं? दूसरी लाइन में, ए बच्चे नेक्स्ट टू प्रणव, क्या कहना चाहते हैं? स्टैंड अप। और अंदर आ रहा है, फिर उसको बाहर। अच्छा, बंदर है, अब फिर तो आफत है। everyone is seeking for, बोलो, shelter. everyone is seeking for shelter, security. आहा, जीव मात्र को जे त्रिभुवन में। चलो, कहाँ तक आए? रिपीटेशन किस बात की हो रही बताओ? अरे दूसरी लाइन मत बोलो, क्या कहना चाहते वो बोलो भाई, बोलो। क्या श्वास ठीक है क्या? भोजन पान ठीक चल रहा है क्या? सेकंड तुम इसी की भाषा तुम बोलो, क्या कहना चाहते हो उसमें? हाँ, अरे क्या गाथा लाइन में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्या पढ़ के दिखा रहे लाइन मुझे? अरे तुम बोलो, ये सब एक इंद्रिय जीव मन रहित असंगी है। ये रिपीट किया, भला मेरा ये कहना है, ये रिपीट करने का क्या मतलब है? ये कितने पॉइंट्स हुए? कोई प्रश्न है? कितने पॉइंट्स हुए? आगे बढ़ते। हाँ, मैं करूंगा बात जयसेन स्वामी की ना। अंतिम पॉइंट ये कल अराइज करने वाला हूँ, इसको भी दिखाऊंगा। वैसे आप कहाँ से पढ़ रहे हैं इसको? अच्छा, जयसेन स्वामी की टीका है, ओके, अपन इसको लेने वाले कल। ये अमृतचंद्र स्वामी की टीका है, अपन इससे टैली कर रहे हैं अभी। और जो भैया कह रहे हैं वो एक मजबूत बात है, उस मजबूत बात को भी हम कल थोड़ा सा उसका ऑपरेशन करेंगे। समझ रहे हैं आप सब? बोलो, मैं याद दिलाऊंगा। फिर आप जयसेन स्वामी के बारे में कुछ कह रहे थे, ये मैं कल याद दिलाऊंगा। बोलो, पूछो। हाँ, पता था कि नहीं बोल रहे क्या? बैठे। अब फिर हम शंका के दायरे में फिर घूमने लग गए। एंड फिर अगेन वी आर ट्राइंग टू फॉलो समथिंग कि क्यों मैं प्रामाणिक नहीं हो सकता? अगर सबसे पहले मुझे क्लिक नहीं हो सकती क्या? लिसन, सुनो। नहीं बात नहीं, सुनो। बात इस तुच्छ जीव की नहीं है, मैं तो साधारण प्राणी हूँ। लेकिन आप लोग
डेयरिंग से आगे कैसे बढ़ेंगे लेकिन लाइफ में। और मैं हमेशा एक बात कहे बिना नहीं रहता हूँ, कालिदास जब अपनी फील्ड में आए तो कालिदास को इसीलिए उपेक्षित किया गया, वो हेट्रेड का सब्जेक्ट इसलिए बन गया क्योंकि ही वॉज, बोलो, ही वॉज न्यू, दैट्स ऑल। ये भी एक दुर्गुण है। और बीइंग ओल्ड ये गुण है, समझ में आता है। तो कालिदास को कितने जनों ने धुतकारने का प्रयास किया, ये कहने का प्रयास किया ये वाचलपना छोड़ो, उनको साहित्य नहीं लिखने दिया, कुछ नहीं करने दिया। तो फिर कालिदास ने भी एक बात लिख दी थी जिसमें ये कहा था कि सभी नई बातें सभी नई बातें झूठी होती है ऐसा नहीं, और सभी पुरानी बातें सही होती है ऐसा भी नहीं। ये उनका लाइन है। और फिर काल के ओग में फिर उन्होंने ये लिख दिया, नहीं पढ़ना हो तो आप मत पढ़ो। कालो हियम निरोधी, बोलो, विपुलाच पृथ्वी, काल कोई वर्तमान का ही नहीं है, और पृथ्वी मतलब कोई मंगलायतन ही नहीं है। अभी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और काल भी बहुत बड़ा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, बोलो, किसी को क्लिक होगी, मेरी सफलता उसमें हो जाएगी। समझ में आता है? चलो बोलो। वो तुम हम नहीं किया है बच्चे, तुमने हमने किया ये सब, अनवैर्थ भी तो तुमने किया है ना। अब पकड़ रहे। और फिर अभी जयसेन स्वामी की कल बात और उभर कर आएगी, तो ये भी हो सकता है कोई दिगंबर आचार्य ने की हो क्या। मैं कल ये भी बोलूंगा कि किसी दिगंबर आचार्य ने की हो, ये भी हो सकता है। जैसे वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट आई ब्रिंग टू योर नॉलेज कि जितना संस्कृत काव्य होता है ना, ये नीचे का, वो मूल ग्रंथकार नहीं लिखते। फिर हम किस बल पर यह कहे कुन स्वामी ने प्राकृत ऑप्ट किया, आप समझ रहे हैं। एक लोकल लैंग्वेज के रूप में हम जो उनको मालाएं पहनाते रहते हैं कुन स्वामी को, कि उन्होंने एकदम डाउन टू अर्थ प्राकृत को अपनाया और पहला संस्कृत वर्ड लिखा गया उमा स्वामी के द्वारा। फिर वो वैसे कैसे होगा। फिर जो भावार्थकार हुआ करते हैं, क्या कहा मैंने, वे भावार्थकार क्या क्या करते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे जयचंद जी है छाबड़ा, मैंने आपको कभी बताई भी होगा जयचंद जी के योगदान में क्या क्या बातें आती है। एक तो वे क्या करते हैं, गाता हूबहू लिख डालते हैं। एक सेकंड, उसका संस्कृत वे लिखते हैं। 2 3 उसका भाषा अनुवाद वे करते हैं। समझ में आ रहा है। जो टीका संस्कृत में पढ़ी है उसकी भाषा टीका वे करते हैं। 4 भावार्थ वे अपना फिर लिख देते हैं। आपने गौर किया होगा ये पढ़ते समय कि भावार्थ अपना अपना लिख देते हैं। वचनिकाकार, ये वचनिका जो लिखते हैं वो भावार्थ लिख देते हैं उसमें। अनिमेश, आर यू गेटिंग। वैसे आपके तर्क को लेकर फिर कल खड़े होंगे अपन। अरे जो भाषा टीकाकार होते हैं, जैसे इसमें, हाँ इसमें ऐसा है, देखो हिम्मत लाल जी जो भी तुम कह रहे हो, सुनो, मुझे तो ये कहना है बस है, ये गुजराती अनुवादक मात्र है। लिसन, जैसे समय सार है, आप वहां पर भी पढ़ोगे आप, तो वहां पर तो सब ये इसको कहा गया, वो क्या हुआ है देखो। मूल तो जैसे जयचंद जी ने, समय सार की बात करो, जयचंद जी ने भाषा टीका लिखी, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी। अब जब उन्होंने वो टीका लिखी तब गुरुदेव को कुछ रहस्य ख्याल में आ गया, तो उनको लगा कि गुजरातू क्या क्या होना हो छे, क्या बोल, कुछ तो बोल यार जल्दी फटाफट, ये इसका होना चाहिए। हिम्मत भाई को बुलाया उन्होंने, और फिर हिम्मत भाई 5-6 विद्वान करके पहले इसका सब संस्कृत कर लिया उन्होंने। आप पकड़ रहे मेरी बात को। और फिर संस्कृत से जाकर अभी जो नीचे और एक नाम मिल रहा है आपको, अच्छा मगन लाल जी का नाम मिल रहा है। ये मगन लाल जी ने उसका हिंदी कर दिया। आप पकड़ रहे मेरी बात को, समझ रहे सब।
जैसे समय सार की अपन बात देखें, जयचंद जी तक आ गई बात। जयचंद जी का देखकर उसका अनुवाद किया हिम्मत भाई ने गुजराती, फिर उस हिंदी का, फिर परमेष्टि दास न्याय तीर्थ, आपने पढ़ा होगा ये, कुछ तो बोलो, फटाफट रिस्पॉन्ड करते जाओ। आप समझ रहे हैं? अनिमेश तुम्हें तो समझना जरूरी है। तो आप देखेंगे वहां पर जैसे प्रवचन सार है, उसके भाषा टीकाकार पांडे हेमराज जी है। यह सब गुजराती हुआ पहले, गुजराती होकर फिर मगनलाल हो अथवा परमेष्टि दास हो, ये अभी रिसेंट के राइटर्स, उन्होंने फिर इसको हिंदी में किया। संस्कृत कदापि इनका नहीं, आप समझ रहे होंगे। ये भाषा टीकाकार को हुआ करता है, तो संस्कृत पे मत जाओ आप। और कुन स्वामी ने तो संस्कृत कुछ लिखा ही नहीं है, उन्होंने तो सब प्राकृत लिखा है। आगे बढ़ना है, समय अपना हो गया है। वैसे कोई विषय उठाया था मैंने? कोई पॉइंट नहीं है। वैसे कितने बिंदु हुए आज? चौथे बिंदु की तरफ हम कल बढ़ेंगे। ओम नमः।